बेटा एज यू नो कि हम लोगों ने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की हुई है। ये हमारी इस सीरीज का लास्ट वीडियो है। मतलब थर्ड पार्ट है। फर्स्ट और सेकंड पार्ट के अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करके क्वेश्चन सॉल्व करे और कुछ मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए। आई होप आप लोगों ने ये सीरीज को एंजॉय किया होगा और आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस करके देखे होंगे। और जैसे आपको पता है कि वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स का हमारा टेस्ट भी हो चुका है। और प्लीज टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि टेस्ट सीरीज जो भी टेस्ट है या कितने बजे है कैसे है वो सारा टेलीग्राम चैनल पे ही हम लोग शेयर करते हैं। ठीक है जी। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे थर्ड वीडियो। ये हमारा थर्ड पार्ट है। अगर आप लोगों ने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा अभी तक तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करें, आपको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों वीडियोस मिल जाएंगी। आप लोग दोनों वीडियोस देख सकते हो, अच्छे से क्वेश्चंस को समझ सकते हो, अच्छे से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। और आई एम 100% श्योर कि अगर आप ये 3 वीडियोस बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाओगे, आपके सारे एमसीक्यूज बिना किसी प्रॉब्लम के सॉल्व हो जाएंगे। और हमें एमसीक्यूज को लर्न नहीं करना, जो बच्चे सिर्फ एमसीक्यूज को लर्न करके जाएंगे उनको प्रॉब्लम आएगी। क्यों प्रॉब्लम आएगी? क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट का नहीं पता, हमें इसके रीजन का नहीं पता। अगर रीजंस नहीं पता होंगे तो आप लोग वहां पे गलत आंसर टिक लगा के रहोगे। किसी भी एमसीक्यूज फिलिंग द ब्लैंक ट्रू फॉल को हमें याद नहीं करना है, हमें इवन उसको समझना है, उस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग के अंदर बिठाना है, ताकि हम लोग कोई भी क्वेश्चन आए एग्जाम के अंदर हमें डरना नहीं है, हमें किसी भी चीज से घबराना नहीं है। अच्छे से पेपर प्रिपेयर करके जाना है और अच्छे से पेपर करके आना है। ठीक है जी। चलिए हमारी थर्ड वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सप्लेनेशन से। उसके बाद आप लोगों ने जो मैं आपको होमवर्क दूंगी वो क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। अच्छे से प्रिपेयर करके ही आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपका टेस्ट कैसा गया, आप लोगों ने क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट किया कि नहीं किया। चलिए यार, फर्स्ट क्वेश्चन इज वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बेटा आपको वीडियो को लाइक करना है, मैक्सिमम शेयर करना है, क्योंकि बाद में आप लोग वीडियो में चले जाओगे, देखने में बिजी हो जाओगे, क्वेश्चन सॉल्व करने में बिजी हो जाओगे और लाइक करना भूल जाओगे। वीडियो को लाइक करके शेयर करना है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए जी, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दें। अ प्लेन वेव पासिंग थ्रू अ कन्वेक्स लेंस। सबसे पहले सोच लो, इमेजिनेशन कर लो, ज़रूरी नहीं है कि डायग्राम ड्रॉ करनी है। कन्वेक्स लेंस है, ये रहा कन्वेक्स लेंस, और एक प्लेन वेव बीच में से पास हो गई। द ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ द वेव फ्रंट दैट इमर्ज्ड इज। जो वेव फ्रंट पास होगी इसमें से, यहाँ से भी पैरेलल रेज आ रही हैं, ठीक है, कन्वर्ज हो गई और एक पॉइंट के ऊपर जाके मीट कर गई। इसका मतलब अगर एक लेंस होगा, कन्वेक्स लेंस होगा, वो कन्वर्जिंग जो रेज होंगी उनको कन्वर्ज ही करेगा। ठीक है जी, कन्वर्ज करेगा। इसका मतलब ऑप्शन देख लो, कोई कन्वर्जिंग वाला ऑप्शन है। कन्वर्ज ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। कन्वर्जिंग सफेरिकल जो होगा वो शेप बनाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। व्हेन अ वेव अंडरगोज रिफ्लेक्शन एट अ डेंसर मीडियम इट फेज चेंजेस बाय। रिफ्लेक्शन का क्या मतलब है? रिफ्लेक्शन, ठीक है, एंगल्स पे हम लोग बाद में जाएंगे, फेजेस में हम लोग बाद में जाएंगे। पहले रिफ्लेक्शन का लॉ क्या है? रिफ्लेक्शन क्या है? रे ऑफ लाइट आई, टकराई और वापस चली गई। नॉर्मल ड्रॉ कर दो। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ध्यान से क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ लो कि कोई वेव आई, ठीक है, ये वाली वेव आई, अंडरगोज रिफ्लेक्शन मतलब एक ही मीडियम में आई और एक ही मीडियम में वापस चली गई एट अ डेंसर मीडियम, किसी डेंसर मीडियम के अंदर। ठीक है जी, डेंसर मीडियम अंदर वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला ले लो कि इसी मीडियम में आई और इसी मीडियम में वापस चली गई। इन इट फेजेस चेंज्ड बाय, जो इसका फेस होगा वो कैसा होगा? फेस जो चेंज होगा, ठीक है, ये यहाँ पे जो एंगल ये पूरा है ये कितने का बनेगा? ये वाला जो फेज है ये कितने का बनेगा? 180 डिग्री। पूरा फेज पूछा है उन्होंने, हमने पूरा फेज बता दिया कि ऑन रिफ्लेक्शन एट अ डेंसर मीडियम फेस चेंजेस बाय 180 डिग्री। डन। अब नेक्स्ट आ जाओ। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSE मतलब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, व्हेन सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट्स इज इंक्रीज्ड। सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट्स, ये जो दो स्लिट्स गिवन है
ठीक है, जो स्मॉल डी है इसे इंक्रीज कर दिया गया, तो फ्रिंज विड्थ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। और फ्रिंज विड्थ क्या है, बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा कैपिटल डी ओवर स्मॉल डी। अगर स्मॉल डी आपने इंक्रीज कर दी तो बीटा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है जी, सो बीटा डिक्रीज हो गया, सो आंसर देख लो, फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। सो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ, 3 लाइट्स हैं आपके पास, रेड वायलेट एंड ग्रीन आर यूज्ड। आपने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर 3 लाइट्स यूज करी, रेड वायलेट और ग्रीन। फ्रिंज विड्थ विल बी मैक्सिमम। सबसे पहले फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला लिख लो, बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा कैपिटल डी ओवर स्मॉल डी। इस फॉर्मूले से हमें एक चीज तो क्लियर हो गई कि बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। सो हम लोग सिंपल लिख लेते हैं कि बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अब लैम्डा सबसे ज़्यादा किसका है, हमें ये चीज़ पता है कि विबग्योर है। विबग्योर के अकॉर्डिंगली हमें 6th-7th क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। जिसकी भी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी उसकी फ्रिंज विड्थ सबसे ज़्यादा है। ये फॉर्मूला हमने +2 के अंदर पढ़ लिया। सो अगर आप लोग 3 डिफरेंट लाइट्स यूज़ करोगे, रेड वायलेट ग्रीन लाइट और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर, तो फ्रिंज विड्थ सबसे ज़्यादा मैक्सिमम किसकी होगी, रेड लाइट की। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट आंसर। क्लियर हो गया जी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छे से क्लियर हो रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, मैक्सिमम शेयर कर दीजिए। और इन क्वेश्चंस को जैसे ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर एग्जांपल आपने ये वाला क्वेश्चन देखा, वीडियो को पॉज करें, ट्राई करें, अपना दिमाग लगाएं कि इसे कैसे सॉल्व करना है। घर पे बैठ के कोई नहीं देख रहा, आपकी कोई बेइज्जती नहीं हो रही, सो खुद ट्राई करें। जैसे ही आप ट्राई करोगे आपका दिमाग चलेगा तो कॉन्सेप्ट डिफरेंट कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आएंगे। अगर आप वीडियो को ऐसे चुपचाप सुनते ही जा रहे हो, देख ही जा रहे हो कि एक्सप्लेनेशन हो रही है, अच्छा जी इसका आंसर ये आ गया वो आ गया, आपका दिमाग देखेगा और कल तक भूल जाएगा। अगर आप जब तक आप इसे वीडियो को पॉज करके अपना दिमाग खुद नहीं लगाएंगे, यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा और मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट अगर सही लगाया तो आपको खुशी होगी, अगर आपने गलत लगाया तो आपको सीखने को मिलेगा आपको। ठीक है, यही चीज़ें आपकी एग्ज़ाम के अंदर आपके काम आएंगी। सो इट्स माई सजेशन टू ऑल द स्टूडेंट्स, प्लीज़ पॉज द वीडियो और अपने दिमाग पर जोर लगाएं, कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में दौड़ाएं और इसका आंसर दें कि इसका आंसर क्या आएगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर द इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज आई। अब हमें पता है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, इंटेंसिटी सेंटर के ऊपर जो मैक्सिमम है, व्हाट विल बी द इंटेंसिटी एट द सेम प्लेस, उसी प्लेस के ऊपर इंटेंसिटी को क्या होगा जब वन ऑफ द स्लिट इज क्लोज्ड मतलब एक स्लिट को बंद कर दो। अब हमें डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पता है किस तरीके से 2 वेव्स आ रही हैं यहाँ पे ऐसे। ठीक है, आपने ये वाली जो एक डायग्राम प्रॉपरली बनाई होगी। सो यहाँ पे उन्होंने बोला कि एक स्लिट को प्रॉपरली आपने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। अगर बंद कर दिया, यहाँ पे जो इंटेंसिटी होगी वो कम हो जाएगी। अगर इंटेंसिटी कम हो गई तो एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि I इज इक्वल टू A²। ठीक है जी, ये फॉर्मूला ये चीज़ हमने पढ़ी है कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर। अब इंटेंसिटी को क्या होगा अगर हमने स्लिट बंद कर दी, अगर बंद कर दी तो इसका एम्पलीट्यूड हाफ हो जाएगा। ठीक है, एम्पलीट्यूड कम हो जाएगी, इसकी जो हाइट होगी वो कम हो जाएगी। अब इसे सॉल्व करो, दिस इज A² डिवाइडेड बाय 4। सो I डैश न्यू इंटेंसिटी का आंसर कितना आया, I डैश इज इक्वल टू A² डिवाइडेड बाय 4। ठीक है जी, व्हाट इज A², I इज इक्वल टू A² का आंसर कितना है I। सो I डिवाइडेड बाय 4। सो ओरिजिनल इंटेंसिटी के 1/4 के इक्वल है। सो I/4। सो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। जैसे ये थोड़ा सा बेटा कॉन्सेप्ट के ऊपर जाने वाले क्वेश्चंस है, यहाँ पे आपका दिमाग लगेगा, डायरेक्ट आंसर्स नहीं आएंगे। जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन हल्का सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट हो रहा था। सो ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करने पर ही आएंगे। क्लियर हो गया जी। सो घबराना नहीं है, मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। अगर किसी क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, आपके हर क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ अ स्लिट विड्थ
when amplitude of the light wave from them has a ratio of 1:2। अब एम्पलीट्यूड की रेशो हमें गिवन है, दे रखी है। व्हाट इज द रेशो ऑफ स्लिट विड्थ, स्लिट की जो विड्थ है उसकी रेशो हमने पता करनी है। सो एम्पलीट्यूड वाले और विड्थ वाले जो फॉर्मूलेज हैं, दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज। इसे हमने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। इवन पंजाब बोर्ड वाले बच्चों को MCQs में ऐसे क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमारी जो बोर्ड है उन्होंने स्पेशल क्लियर कट बोला है कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आएंगे। मान लो आगे आ गया कोई क्वेश्चन तो हम लोग केस नहीं करने चाहेंगे, करना ही पड़ेगा क्योंकि सिलेबस का पार्ट है। सो आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेना है। क्यों करना है? क्योंकि मान लो 2 मार्क्स में कोई न्यूमेरिकल आ गया, 3 मार्क्स में इसका सब पार्ट आ गया कुछ, तो वहाँ पे हमारा काम आ जाएगा, यही न्यूमेरिकल की फॉर्म में क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये बन सकता है अगर न्यूमेरिकल की फॉर्म में देखा जाए। सो आराम से कर लो बैठकर, कुछ सीखने के लिए ही मिलेगा। चलिए जी, एम्पलीट्यूड गिवन है, इसका मतलब A1/A2 इज इक्वल टू 1/√2। ठीक है जी, आप लोगों ने प्लेलिस्ट के अंदर भी जो क्वेश्चंस किए होंगे वहाँ पे भी मैंने ऐसे क्वेश्चंस पे फोकस करा है कि ये वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, हमें अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। सो चलिए नेक्स्ट हमें फ्रिंज विड्थ पता करनी है, मतलब कि W1/W2 पता करना है, विच इज़ इक्वल टू A1/A2 का होल स्क्वायर। व्हाट इज A1/A2? दैट इज 1/√2। अगर होल इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर डाल दिया, सॉल्व करके देख लो तो 1/2 आंसर आ गया। सो 1/2 मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, फॉर एन अपर्चर ऑफ 2 मिलीमीटर एंड अ वेवलेंथ ऑफ 500 नैनोमीटर फ्रेशनल डिस्टेंस इज। ये क्वेश्चन 100% आप छोड़ के जा सकते हो, अदरवाइज मैं इसकी एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ कि कैसे आया। अगर CBSE वाला कोई बच्चा देख रहा है तो वो बच्चा ये क्वेश्चन कर ले, CBSE वाले बच्चे ये क्वेश्चन 100% छोड़ दें। सो पंजाब बोर्ड वाले बच्चे ये क्वेश्चन 100% छोड़ सकते हैं। सो सिंपल सा फॉर्मूला, फ्रेशनल जो डिस्टेंस है उसका फॉर्मूला है A² डिवाइडेड बाय लैम्डा। सो A आपको गिवन है 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट करो 10⁻³ यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो डिवाइडेड बाय लैम्डा। लैम्डा कितना है? 500 नैनोमीटर। सो 500 × 10⁻⁻9। इसे सारा सॉल्व कर लो, आपका 8 मीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, अदरवाइज ये छोड़ दो क्वेश्चन, ये हमारे बोर्ड का क्वेश्चन नहीं है, सो इसे हम लोग छोड़ के जा सकते हैं। सो चलिए नेक्स्ट है, व्हेन डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज डबल, इट्स लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को करके जाने हैं। अब इसका आंसर क्या होगा? व्हेन डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज डबल्ड, इट्स रेजोल्यूशन पावर बिकम्स 2 times एंड लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इज हाफ। क्योंकि क्या होगा कि इसकी रेजोल्यूशन पावर डबल हो जाएगी, 2 times हो जाएगी। अगर डबल हो गई तो जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होगी वो हाफ हो जाएगी। सो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है, पोलराइजिंग एंगल फॉर अ मीडिया इज 60 डिग्री। कोई पोलराइजिंग एंगल हमें गिवन है कि 60 डिग्री है। सो यहाँ पे लिख लेते हैं कि दिस इज IP। इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब म्यू पूछा गया है। सो म्यू किसके इक्वल है? tan IP। यहाँ पे आ गया tan 60 डिग्री। व्हाट इज द फॉर्मूला, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 60? दैट इज √3। लेकिन √3 यहाँ पे कहीं नहीं है। √3 की वैल्यू कितनी है? √3 की वैल्यू है 1.732। सो ये हो गया आपका आंसर। सो ऑप्शन नंबर A इज अ राइट आंसर। आई होप आप लोगों को एक्सप्लेनेशन अच्छे से क्लियर हो रही होगी। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which one of the following cannot be polarized? This is also most important MCQs. ऐसे क्वेश्चंस हमारे लास्ट टाइम भी देखने के लिए ये ऐसे क्वेश्चंस मिले हैं। Which one of the following cannot polarized? कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे पोलराइज नहीं किया जा सकता?
पोलराइज है क्या चीज़? पोलराइज है कोई वेव आ रही है जिसके बीच में सारे कंपोनेंट्स हैं और किसी चीज़ के साथ टकराई, कोई पोलराइडर के साथ, किसी एनालाइजर के साथ टकराई और कुछ रे ऑफ लाइट यहाँ पे चली गई और यहाँ पे आ गई, जिसे हमने पोलराइज कर दिया। पोलराइज इन द सेंस कोई इसका कंपोनेंट एक ख़त्म कर दिया। एक्सरे में पॉसिबल है, रेडियो वेव में भी पॉसिबल है, लेकिन साउंड वेव का कोई भी कंपोनेंट हम ख़त्म नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज इट इज़ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है जी, एक्सप्लेनेशन क्या है? साउंड वेव कैन नॉट बी पोलराइज्ड एज दे आर अ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, साउंड वेव। लाइट वेव तो है ही, लाइट वेव तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं कि लाइट वेव पोलराइज्ड है। सो लाइट वेव का ही एक छोटा सा पार्ट है रेडियो वेव और लाइट का ही एक छोटा सा पार्ट है एक्सरेज। अदरवाइज अगर आपको इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो, आप लोगों ने वो 5th यूनिट करा है ना, उसमें हमने वेव्स पढ़ी है। कौन सी वेव थी? राम मे आई विजिट योर एक्स गर्लफ्रेंड, राम मे आई विजिट योर एक्स गर्लफ्रेंड। आर मतलब रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड रेज, विजिबल लाइट, यूवी रेज, एक्स रेज, गामा रेज। मतलब ये वालियाँ सारी रेज जो है वो वेव प्रोड्यूस करेंगी। अगर वेव है तो पोलराइजेशन होगी, इसका मतलब इन सब में पोलराइजेशन होगी, सिर्फ साउंड वेव को छोड़कर। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना कन्फर्म दैट लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्सल। किस फिनोमिना ने एक्सप्लेन करा कि जो लाइट वेव है हमारे पास, ये जो लाइट वेव है ये ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल इन द सेंस कि आपस में कट कर सकती है। किसने एक्सप्लेन करा? एक स्लैब ले ली, बवेस्टर्स लॉ के अंदर क्या था कि ये आया, रे ऑफ लाइट थोड़ी सी इधर चली गई, थोड़ी सी इधर चली गई। इसका मतलब ये पूरा प्रोसेस, बवेस्टर्स लॉ जो है ये किसका प्रोसेस है? पोलराइजेशन का। सो ट्रांसवर्सल किसने एक्सप्लेन करा? पोलराइजेशन ने। ठीक है जी। सो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आ जाएगा पोलराइजेशन। डन। नेक्स्ट बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस पता करने के लिए बोला है। अ रे ऑफ लाइट है, falls on a transparent slab given है, reflection and refraction rays are mutually perpendicular। दो रेज हैं जो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। एंगल ऑफ इंसिडेंस पता करना है। सो tan IP इज इक्वल टू म्यू। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सो tan IP कितना हो गया? 1। सो IP मतलब थीटा एंगल पता करना है और tan की वैल्यू 1 कब होगी? जब 45 डिग्री की होगी। सो IP इंसिडेंस एंगल आपका कितना हो गया? 45। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 13, 14 ये आप लोग स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर CBSE वाला कोई बच्चा है वो ये क्वेश्चंस कर ले। दैट्स वाई, क्योंकि ये चैनल पर्टिकुलर पंजाब बोर्ड का है, दैट इज़ वाई ये क्वेश्चंस मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही। आंसर्स बता देती हूँ। 13 का आंसर आएगा बेटा बी ऑप्शन 50%, और 14th का क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है जी। अगर इसकी एक्सप्लेनेशन आप लोगों को चाहिए, अगर कोई CBSE वाला बच्चा ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, आपको अलग से वीडियो बना के इसकी एक्सप्लेनेशन दे दूंगी। ठीक है। 15th क्वेश्चन का बेटा आंसर आएगा बी। ये पंजाब बोर्ड वाले बच्चे भी कर लो, PSEB वाले बच्चे भी ये कर लो। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये आपका 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल आ सकता है। ठीक है जी, ये छोड़ के नहीं जाना पंजाब बोर्ड ने। सो ये क्वेश्चन आप लोगों ने ज़रूर करना है। नेक्स्ट आ जाओ। इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज विड्थ एज सीन ऑन द स्क्रीन इज। स्क्रीन के ऊपर कैसा होगा? दैट इज अ हाइपरबोला। हाइपरबोला कंडीशन में आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर इस तरीके से एक फ्रिंज विड्थ है, एक डार्क है, ब्राइट है, लाइट है, इस तरीके से एक पैटर्न जो सीन होगा उसे हम लोग हाइपरबोला कंडीशन बोलेंगे। नेक्स्ट है द लाइट सोर्स यूज इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आर। कौन सी लाइट हम लोग यूज़ करेंगे? दैट इज़ द कोहेरेंट सोर्स। ये जब आप लोग चैप्टर पढ़ोगे या थियोरी लिखते हो वहाँ पे हम लोग लिखते हैं यहाँ पे कि कंसिडर अ कोहेरेंट सोर्स। ठीक है, कोहेरेंट सोर्स लो जो आप जिसकी हेल्प से हम लोगों ने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ। आज की इस वीडियो का बेटा ये लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद हम लोग कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स करेंगे। MCQs में 18 क्वेश्चन, आज की इस वीडियो में 18 क्वेश्चन करेंगे। लास्ट में इसके कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे, वो आप लोगों ने ज़रूर करने हैं। ठीक है जी। सो चलिए, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन द एंगुलर विड्थ ऑफ इंटरफेरेंस
fringes in the Young's double slit experiment when the screen is moved near the plane of slit. जब आपका स्लिट के बिल्कुल नज़दीक होगा. हमें पता है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर व्हेन स्क्रीन इज मूव्ड नियर द प्लेन ऑफ द स्लिट्स एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज रिमेन्स कांस्टेंट. जो आपका एंगुलर विड्थ होगा वो कांस्टेंट ही रहेगा. सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. सो आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. सो आप लोगों ने इसे अच्छे से प्रिपेयर करना है और समझ के करना है. समझ के करोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक पे चलते हैं. नेक्स्ट है द फिनोमिना लाइक. कौन से फिनोमिना के अंदर डैश एंड डैश एस्टेब्लिश द वेव नेचर ऑफ लाइट. जिसके अंदर हम लोग वेव नेचर ऑफ लाइट यूज़ करें. ऐसा कौन कौन से फिनोमिनाज हैं. एक तो हमने इंटरफेरेंस पढ़ी है, दूसरी हमने डिफ्रैक्शन पढ़ी है, तीसरी हमने पोलराइजेशन पढ़ी है. वेव देखो दो तरह की ऑप्टिक्स है जो हम लोगों ने पढ़ी है. नंबर 1 इज़ अ रे ऑप्टिक्स और नंबर 2 इज़ अ वेव ऑप्टिक्स. वेव ऑप्टिक्स के अंदर 4 चैप्टर थे. फर्स्ट चैप्टर हाइगन्स प्रिंसिपल, उसके बाद वाला चैप्टर इंटरफेरेंस, उसके बाद वाला डिफ्रैक्शन और लास्ट वाला पोलराइजेशन. उन्होंने पूछा कौन सा फिनोमिना है. सो फिनोमिना 3 फिनोमिनाज हैं. नंबर 1 इज इंटरफेरेंस, नंबर 2 इज नेक्स्ट है द रेज आर डैश टू द डैश वेन एवर बी इट्स शेप. उसकी शेप कुछ भी हो तो रेज ऑफ लाइट कैसी होंगी. द रेज आर नॉर्मल. रेज आपकी क्या होंगी नॉर्मल टू द वेव फ्रंट के ऊपर. ठीक है. वेन एवर बी इट्स शेप, उसकी कोई भी शेप होगी. नेक्स्ट है द वेव फ्रंट इज प्रोपिगेटेड. प्रोपिगेट कब करेगी पैरेलल टू इट्स सेल्फ. सो आंसर आएगा थर्ड का पैरेलल टू इट्स सेल्फ. फोर्थ पे आओ अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. अगर आपके पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है द डैश एट एनी इंस्टेंट इज इक्वल टू. कौन सी चीज़ किसके इक्वल आ जाएगी. इसका आंसर क्या आएगा फोर्थ का जो डिस्प्लेसमेंट होगी. ठीक है. रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट लिख लो चाहे डिस्प्लेसमेंट लिख लो. जो इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी एट एनी इंस्टेंट इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगी टोटल सम या फिर वेक्टर सम. वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू इंडिविजुअल वेव्स एट दैट टाइम. देखो जिसमें 2 या 3 फिलिंग द ब्लैंक्स आ रही हैं. पंजाब बोर्ड में बहुत रेयर चांसेस हैं 2 या 3 फिलिंग द ब्लैंक्स पूछी जाएं. हो सकता है कि पंजाब बोर्ड के अंदर ये वर्ड भी लिखा गया, ये वर्ड भी लिखा गया, ये फिलिंग द ब्लैंक आप लोगों को पूछी जाए. सो हो सकता है यही एज सच डिट्टो सेम आपको स्टेटमेंट पूछ ली जाए, लेकिन 2 फिलिंग द ब्लैंक्स की बजाय सिर्फ 1 फिलिंग द ब्लैंक हो. ठीक है जी. सो इस तरीके से ही आपके जो बोल सकते हो कि फिलिंग द ब्लैंक्स एक्सेट्रा आएंगी. नेक्स्ट है द सोर्स विच अमिट कॉन्टिन्यूअस लाइट वेव ऑफ सेम वेवलेंथ फ्रिक्वेंसी एंड डैश. डैश मतलब और क्या चीज़ है. जो सोर्स है वो कॉन्टिन्यूसली अगर लाइट फॉल कर रही है, लाइट कॉन्टिन्यूसली आ रही है, उसकी 3 चीज़ें हैं. एक वेवलेंथ है या फ्रिक्वेंसी बोल सकते हो, या इन द सेम फेज आर इन द सेम फेज और हैविंग डैश आर कॉल्ड डैश सोर्स. हैविंग इसका और क्या आ सकता है कांस्टेंट फेज हो सकता है, कांस्टेंट फेज डिफरेंस और हैविंग डिफरेंस फेज लिख लो. ठीक है. सेम फेज हो सकता है या डिफरेंस फेज हो सकता है. आर कॉल्ड कोहेरेंट सोर्स. ठीक है जी. कोहेरेंट सोर्स होगा. ठीक है. नेक्स्ट आ जाओ इन इंटरफेरेंस. इंटरफेरेंस के अंदर क्या होगा ऑल डैश एंड डैश आर ऑफ डैश विड्थ. छोटे छोटे क्योंकि स्किप किया हुआ है. अगर इतनी फिलिंग द ब्लैंक्स 2 या 3 फिलिंग द ब्लैंक्स आ रहे हैं इसका मतलब आप लोगों को डेफिनेशंस एक्सेट्रा अच्छे से लर्न होनी चाहिए तभी आपकी पूरी लाइन जुड़ेगी. अदरवाइज तो लाइन जुड़ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा. इंटरफेरेंस के अंदर क्या है. जब भी आपकी इंटरफेरेंस होगी हमें पता कौन कौन सी फ्रिंज विड्थ बन रही है. या तो ब्राइट होगी या फिर डार्क होगी. यहाँ पे लिख दिया ब्राइट एंड अ डार्क फ्रिंजेस आर ऑफ सेम विड्थ, इक्वल विड्थ या फिर सेम विड्थ. ठीक है. सबकी विड्थ सेम होगी. ठीक है जी. नेक्स्ट आ जाओ. अब 7, 8, 9, 10 ये खुद करके देखो, खुद ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, इसके आंसर्स लिखो. मैं आंसर्स यहाँ पे लिख देती हूँ. दिस इज √2:1. ठीक है. 8 का आंसर आएगा आपका सेकेंडरी मिनिमा इज. सेकेंडरी मिनिमा के ऊपर आपका आंसर आएगा A sin θ = n λ.
नेक्स्ट है एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इन डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट कितना होगा, 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय डी या फिर स्मॉल ए, जो भी आपने अपनी क्लास के अंदर किया है या अपनी बुक के अंदर किया है वो लिख सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेशनल डिस्टेंस इज द डैश बिफोर इट्स डेविएशन, ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बीम ऑफ लाइट। फ्रेशनल डिस्टेंस इज मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बीम ऑफ लाइट बिकम्स इट्स डेविएशन फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक होगी, स्ट्रेट लाइन पाथ से बिकम क्या बन जाएगी, सिग्निफिकेंट, बिकम्स सिग्निफिकेंट। ठीक है जी, ये हमने 10 फिलिंग द ब्लैंक्स करे हैं। सो इसी तरीके से बेटा आपके पास जो भी मॉडर्न की बुक, दिनेश की बुक या कोई भी बुक है उनकी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें। इसके बाद में आप लोगों को एक्यूरेट के कुछ क्वेश्चंस करने के, होमवर्क करने के लिए आपको घर से ट्राई करने के लिए दूंगी और वो ज़रूर करें, बिकॉज एक्यूरेट ऐसी बुक है जिसके 2 साल से ऐसा हो रहा है कि 100% क्वेश्चन जो है वो एक्यूरेट से आ रहे हैं। डजंट मीन कि आप लोगों ने एक्यूरेट को याद करना स्टार्ट कर देना या रटना स्टार्ट कर देना है। पेपर कहीं से भी आए, कहीं से भी, हमें इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि 70 में से 70 मार्क्स आए। हाँ, अगर आप लोग वीक स्टूडेंट हो, एवरेज स्टूडेंट हो, कभी बुक को कभी हाथ ही नहीं लगाया, तो एक्यूरेट पढ़ो, सिर्फ उतना ही पढ़ के जाओ, बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अगर बहुत अच्छे से हर एक चीज़, हर एक कॉन्सेप्ट पढ़ के जाओगे तो 70 में से 70 भी आ सकते हैं, लेकिन अपना दिमाग खुला रखना है और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। ठीक है जी। सो चलिए नेक्स्ट हम लोग एक्यूरेट की बुक से क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपका होमवर्क होगा। सो चलिए बेटा, ये सारे आप लोगों के पंजाब बोर्ड के क्वेश्चंस हैं और इनमें से कोई भी क्वेश्चन आप लोगों ने स्किप करके नहीं जाना, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। जैसे बेटा जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की जो एप्लीकेशंस हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की जो एप्लीकेशंस हैं, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कौन सी स्टेटमेंट सही है या गलत है, ऐसे क्वेश्चंस सारे इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, फॉर एग्जांपल ये वाले क्वेश्चंस मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही, इसका मतलब ये सारे आपका होमवर्क है। सो होमवर्क को होमवर्क की तरह करें, जिसमें कोई दिक्कत या परेशानी हो कमेंट सेक्शन में वो वाला नंबर डाल दीजिए कि 81 में प्रॉब्लम है, 82 में प्रॉब्लम है, जिसमें भी आपको प्रॉब्लम होगी उसकी एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगी। जितने ज़्यादा मैक्सिमम आप लोग MCQs करेंगे बेटा, उतने ज़्यादा आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। 28 मार्क्स के जो हमारे MCQs फिलिंग द ब्लैंक ट्रू फॉल्स ही आएंगे। सो हमें इस पर ज़्यादा फोकस करना है। जितना ज़्यादा इजी है इसमें मार्क्स लेना, उतना ही ज़्यादा इजी है मार्क्स कटवाना। सो अगर आपको कन्फ्यूज़न हुई तो डेफिनेटली मार्क्स आराम से कटेंगे। सो हमें कन्फ्यूज़न नहीं रखनी, कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाओ और मैक्सिमम नंबर आ जाएंगे। ठीक है, 28 में से हमने 28 मार्क्स ही लेने हैं। सो अच्छे से इसे प्रिपेयर करना है। अब देख लो, आपको एक्यूरेट की बुक में भी हल्के फुल्के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सो ऐसे क्वेश्चंस भी हमें छोड़ के नहीं जाने हैं, इग्नोर नहीं करना है। बाकी जैसे ही सैम्पल पेपर आएंगे दिसंबर में, हमें काफ़ी वहाँ से पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे। देन हम लोग न्यूमेरिकल्स अगर छोड़ने होंगे 1 मार्क्स के क्वेश्चन में तो छोड़ देंगे। अदरवाइज बेटा एक्यूरेट ने भी छोटे छोटे MCQs में न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे। आप लोग देख सकते हो कि आप लोगों के जो न्यूमेरिकल पोर्शन है, सो इन सब MCQs की आप लोग प्रैक्टिस कर लो। अगर मान लो MCQs में आपकी हेल्प नहीं होगी इनकी, तो डेफिनेटली न्यूमेरिकल पोर्शन में आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। सो बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाने हैं। ये कुछ एक क्वेश्चंस हैं जो थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, ये वाले। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट शायद हमने इतना ज़्यादा फोकसली नहीं पढ़े हुए। सो आपने इनको जस्ट एक बार देखना है, अदरवाइज ज़्यादा फोकस नहीं करना इन पे, लेकिन करके ज़रूर जाओ। आई सजेस्ट कि ट्राई करो कि कोई क्वेश्चन जो भी आपके आंखों के सामने आए उन्हें इग्नोर मत। ठीक है जी। ये छोटे छोटे MCQs करने के बाद आप लोगों ने करने हैं इसकी ट्रू फॉल्स। ठीक है, ट्रू फॉल्स 1-2 ही हैं यहाँ पे। सो बाकी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे इसकी PDF मिल जाएगी। और जाने से पहले वीडियो को लाइक करना है, मैक्सिमम शेयर करना है। थैंक यू सो मच। मम्मा जी।